प्यारे श्रोताओं, सुनो कहानी के तहत अपने साप्ताहिक वाचन में आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक खूबसूरत कहानी, चूड़ी वाली। जी हाँ, लेखक हैं हिंदी जगत के सर्वश्रेष्ठ कलमकारों में से एक जयशंकर प्रसाद जी, और वाचन स्वर है आप सबका जाना पहचाना सेन निलय का। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत कहानी, चूड़ी वाली। अभी तो पहना गई हो, बहू जी ने कहा। चूड़ी वाली बोली, बहू जी बड़ी अच्छी चूड़ियाँ हैं, सीधे बम्बई से पार्सल मंगाया है। सरकार का हुक्म है, इसलिए नई चूड़ियाँ आते ही चली आती हूँ। बहू जी ने ऐड कर कहा, तो जाओ सरकार ही को पहनाओ, मैं नहीं पहनती। चूड़ी वाली बोली, बहू जी जरा देख तो लीजिए। मुस्कुराती हुई वह ढीठ चूड़ी वाली अपना बक्सा खोलने लगी। वह चूड़ी वाली 25 वर्ष की गोरी छरहरी स्त्री थी। उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने के लिए ही ढली थी। पान से लाल पतले पतले ओठ 2-3 वक्रताओं में अपना रहस्य छिपाए हुए थे। बहू जी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती, पर जब पंजों में अच्छी चूड़ी चढ़ा संकट में फंसाकर वह हंसते हुए कहती, एक पान मिले बिना यह चूड़ी नहीं चढ़ती बहू जी, तब बहू जी को क्रोध के साथ हंसी भी आ जाती। कुछ ही दिनों से वह चूड़ी वाली आने लगी है। कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती और ऐसे ढंग फैलाती कि बिना सरकार के आए निपटारा न होता, और यह बहू जी को असहाय हो जाता। आज उसको चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्लाकर बोली, आजकल दुकान पर ग्राहक कम आते हैं क्या? वह बोली, बहू जी आजकल खरीदने की धुन में हूँ, बेचती हूँ कम। इतना कहकर कई दर्जन चूड़ियाँ उसने बाहर सजा दी। तभी स्लीपरों के शब्द सुनाई पड़े। बहू जी ने कपड़े संभाले, पर वह ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सिर टेढ़ा करके, यह जर्मनी की है बहू जी, यह फ्रांसीसी है, यह जापानी है, कहती जाती, और सरकार पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। बहू जी बोली, क्या रोज नई चूड़ियां पहनाने के लिए इन्हें हुक्म मिला है? सरकार बोले, पहनो तो इसमें बुरा क्या है? तभी तपाक से चूड़ी वाली बोल पड़ी, बुरा तो कुछ नहीं है सरकार, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती होगी। सरकार ने देखा एक लालसा भरी युवती व्यंग कर रही है। हृदय में हलचल मच गई। घबरा कर बोले, ऐसा है तो न पहने। चूड़ी वाली बोली, भगवान करे रोज पहने सरकार। चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के समान बोली। बहू जी ने सरकार और चूड़ी वाली दोनों की तरफ देखते हुए झुंझलाकर कहा, अच्छा तुम अभी जाओ। चूड़ी वाली बोली, तो क्या मैं लौट जाऊं? आप तो कहती थी ना कि सरकार को ही पहनाओ, तो जरा उनसे पहनने के लिए कह दीजिए। अब बहू जी की आंखें तिलमिला उठी। वह बोली, निकल मेरे यहाँ से। अपराधी के समान सर नीचा के चूड़ी वाली अपनी चूड़ियां बटोर कर उठी और हृदय की धड़कन में अपनी रहस्यपूर्ण निश्वास छोड़ती हुई चली गई। चूड़ी वाली का नाम विलासनी था। वह नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत कला की सुख्याति थी। वैभव भी कम न था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त संभार मिलने पर भी उससे संतोष न था। उसके हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। दरअसल कुलवधू बनने की अभिलाषा उसके हृदय में और दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय स्वप्न उसकी आंखों में समाया था। परंतु उससे आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। यह उसकी सरल आवश्यकता थी, क्योंकि अपने व्यवसाय में उसका प्रेम क्रय करने के लिए बहुत से लोग आते थे, पर विलासिनी अपना हृदय खोलकर किसी से प्रेम न कर सकती थी। उन्हीं दिनों सरकार के रूप, यौवन और चारित्र्य ने उसे प्रलोभन दिया। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी सुंदर अट्टालिका थी। वहीं रहते थे। उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी। विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर गड़ गई। अपना चिर संचित मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी। सरकार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजान बने रहे। अमीरी का एक कौतुक था, एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा न देते थे। परंतु बहू जी के आज के दुर्व्यवहार ने प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाश्य रूप से उसके यहाँ जाने लगे। विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाली के उपन में ही करता। एक रोज दालान में कुर्सियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का खेद मिटा रहे थे। पास ही अनार का एक वृक्ष था, उसमें फूल खिले थे। एक बहुत ही छोटी चिड़िया उन फूलों में चोंच डालकर मकरंद पान करती और कुछ केसर खाती, और फिर हृदय विमोहक कलनाद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से यह कौतुक देख रहे थे। बोले,
इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा? चूड़ी वाली बोली, यह फुलसूंगी है सरकार, पिंजरे में जी नहीं सकती। उसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है, स्वर्ण पिंजरा नहीं। उसे खाने के लिए फूलों की केसर का चारा और पीने के लिए मकरंद मदिरा कौन जुटावेगा? सरकार बोले, पर उसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। वीणा में भी कोई कोई मीड़ ऐसी निकलती होगी, इसे अवश्य पकड़ना चाहिए। चूड़ी वाली तपाक से बोली, पर सरकार, उसे आप पिंजरे में बंद करके पुरस्कार दे रहे हैं या दंड? यह कहते हुए उसने विजय की ओर एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ दी। दिन बीतते गए। चूड़ी वाली अपने अभ्यास के अनुसार समझती थी कि यदि बहू जी की अपार प्रणय संपत्ति में से कुछ अंश मैं भी लेती हूं तो हानि क्या है। परंतु बहू जी को अपने प्रणय के एकाधिपति पर पूर्ण विश्वास था। वह निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगी। राज्य क्षमा के भयानक आक्रमण से वह घुलने लगी और सरकार वन विहंगनी विलासिनी को स्वायत्त करने में पूरी तरह दत्तचित्त हो गए। लेकिन बीमार बहू जी की सेवा में कोई कमी न थी। परंतु एक बड़ी मुकदमे में सरकार का उधर सर्वस्वांत हुआ, इधर बहू जी चल बसी। चूड़ी वाली ने समझा कि उसकी पूर्ण विजय हुई, पर बात कुछ दूसरी थी। दरअसल यह विजय कृष्ण का अपना एक विनोद था। जब सब कुछ चला गया तब विनोद लेकर क्या होगा। एक दिन चूड़ी वाली से छुट्टी मांगी। उसने कहा, कमी किस बात की है सरकार, मैं तुम्हारी ही हूं और यह सब विभव भी तुम्हारा है। विजय कृष्ण ने कहा, मैं वेश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने में असमर्थ हूं। चूड़ी वाली बिलखने लगी, विनय किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर विजय कृष्ण चले ही गए। वह सोचने लगी, अपना व्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़कर जो सुख खरीदा था उसका कोई मूल्य नहीं। मैं कुलवधू होने के उपयुक्त नहीं। क्या समाज के पास इसका कोई प्रतिकार नहीं? इतनी तपस्या और इतना स्वार्थ त्याग व्यर्थ है। विलासिनी ने बहुत सोच समझकर अब अपनी जीवनचर्या बदल डाली। सरकार से मिली हुई जो कुछ संपत्ति थी उसे बेचकर पासी के गांव में खेती करने के लिए भूमि लेकर आदर्श ग्रस्त किसी तपस्या करने में अपना बिखरा हुआ मन उसमें लगा दिया। उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल वट वृक्ष और निर्मल जल का एक सरोवर था। वहीं बैठकर चूड़ावाली ने पथिकों की सेवा करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी और अन्न से उसका घर भरा रहने लगा। भिखारियों को अन्न देकर उन्हें खिला देने में उससे अकथनीय सुख मिलता। धीरे धीरे दिन ढलने लगे। उसने वट वृक्ष के नीचे एक अनाथ बालक नंदू को चना और गुड़ की दुकान करा दी। जिन पथिकों के पास पैसे न होते उनका मूल्य वह स्वयं देकर नंदू की दुकान में घाटा न होने देती और पथिक भी बिना विश्राम किए उस तालाब से कभी न जाता। कुछ ही दिनों में चूड़ावाली का तालाब विख्यात हो गया। संध्या हो चली थी। पखेरुओं का बसेरे की ओर लौटने का कोलाहल मचा और वट वृक्ष में चहल पहल हो गई। चूड़ी वाली चरनी के पास खड़ी बैलों को देख रही थी। दालान में दीपक जल रहा था। इतने में नंदू ने आकर कहा, माँ, एक बटोही बहुत थका हुआ आया है, भूख के मारे जैसे शिथिल हो गया है। वह बोली, तूने क्यों नहीं दे दिया? नंदू बोला, लेता भी नहीं माँ, कहता है तू बड़ा गरीब लड़का है, तुझसे न लूंगा। चूड़ी वाली वट वृक्ष की ओर चल पड़ी। अंधेरा हो गया था। पथिक जड़ का सहारा लेकर लेटा था। चूड़ी वाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप कुछ भोजन कीजिए। पथिक बोला, तुम कौन हो? वह बोली, पहले की एक वेश्या हूं महाराज। पथिक बोला, छी, मुझे पड़े रहने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोलो भी, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितने ही सुखी घरों को उजाड़कर शमशान बना देता है। वह बोली, महाराज, हम लोग तो कला के व्यवसायी हैं। यह अपराध कला का मूल्य लगाने वालों की कुरुचि और कुत्सित इच्छा का है। संसार में बहुत से निर्लज्ज स्वार्थपूर्ण व्यवसाय चलते हैं, फिर इसी पर इतना क्रोध क्यों? पथिक बोला, क्योंकि वह उन सबों में अधम और निकृष्ट है। वह बोली, परंतु वेश्या का व्यवसाय करके भी मैंने एक व्यक्ति से प्रेम किया था महाराज। मैं और धर्म नहीं जानती, पर अपनी सरकार से जो कुछ मुझे मिला उसे मैं लोक सेवा में लगाती हूँ। मेरे तालाब पर कोई भूखा नहीं रहने पाता महाराज। मेरी जीविका चाहे जो रही हो, मेरे अतिथि धर्म में बाधा न दीजिए। पथिक एक बार में ही उठकर बैठ गया और आंख गड़ाकर अंधेरे में देखने लगा। सहसा बोल उठा, चूड़ी वाली? कौन, सरकार? हाँ।
तुमने शोक हर लिया। मेरे अपराधजनक तमाम त्याग में पुण्य का भी भाग था, यो मैं नहीं जानता। वह बोली, सरकार, मैंने गृहस्थ कुलवधू होने के लिए कठोर तपस्या की है। इन 4 वर्षों में मुझे विश्वास हो गया है कि कुलवधू होने में जो महत्व है वह सेवा का है, न कि विलास का। वह बोला, सेवा ही नहीं चूड़ा वाली, उसमें विलास का अनंत यौवन है, उसकी कोई सीमा नहीं। गृहस्थ जीवन उसके लिए प्रचुर उपकरण प्रस्तुत करता है, इसलिए वह प्रिय भी है और श्रेय भी है। मुझे विश्वास है कि तुम अब सफल हो जाओगी। चूड़ी वाली ने कहा, मेरी सफलता आपकी कृपा पर है सरकार। विश्वास है कि अब आप इतने निर्दयी न होंगे। यह कहते कहते चूड़ा वाली ने सरकार के पैर पकड़ लिए और सरकार ने उठते हुए उसके हाथ पकड़ लिए।